नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनिकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर शावकाचार नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत हमारा पहला अधिकार चल रहा है सम्यक दर्शन अधिकार, और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के बाद यहाँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन यानी प्रथमोपशम सम्यक की बात चल रही है, और ये प्रथमोपशम सम्यक तो 5 लब्धि पूर्वक उत्पन्न होता है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। उसमें से 4 लब्धियों की चर्चा अपनी हो गई। 5वीं करण लब्धि की चर्चा चल रही है, और इस करण लब्धि के भी कितने भेद हैं? करण लब्धि के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं नीतू भाभी? अधिप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तकरण में क्या होता है? अधः प्रवृत्तकरण में क्या होता है, मतलब उसका स्वरूप क्या है? जहाँ पहले और पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी जहाँ पर समान हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति है वो अधः प्रवृत्तकरण कहलाती है। अधः प्रवृत्तकरण में कौन कौन से आवश्यक होते हैं? अधः प्रवृत्तकरण में कौन कौन से आवश्यक होते हैं? शीला भाभी। प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती है, और प्रति समय स्थिति बंधापसरण होता है। द्वितीय स्थान से चतुर्थ स्थान। स्थिति बंधापसरण प्रति समय नहीं होता है। अनंत गुणी विशुद्धि प्रति समय है, और स्थिति बंधापसरण वो हर अंतर मुहूर्त में होता है। अंतर मुहूर्त ये ध्यान रखना है। हाँ, विशुद्धि जो है वो हर समय समय हो रही है। तो जो स्थिति बंधापसरण अंतर मुहूर्त में हो रही है। हाँ, प्रति समय प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बढ़ता है, और प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग घटता जाता है। कितना बढ़ता है कितना घटता है? कितना बढ़ता है? द्वितीय स्थान से चतुर्थ स्थान हो जाता है, और चतुर्थ स्थान से द्वितीय स्थान हो जाता है। ठीक है वो, लेकिन उसमें भी कितना कम होता है कितना बढ़ता है वो बताना। कितना कितना बढ़ता घटता है? अनंत गुना। अनंत गुना। अनंत गुना घटता है, अनंत गुना बढ़ता है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुर्स्थानी से द्विस्थानी तो रह जाता है, लेकिन उसमें भी अनंत गुना घटता है हर समय। उस द्विस्थानी में भी घटता घटता घटता। और प्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग द्विस्थानी से चतुर्स्थानी हो जाता है, वो तो हो गया एक बार। फिर क्या होगा हर समय? कि हर समय अनंत गुना
बढ़ता जाता है। उस चतुस्थानीय में भी बढ़ता 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 अनंत गुना बढ़ता जाता है। तो 3 काम तो हो रहे हैं प्रति समय, और एक काम जो है वो होता है हर अंतर्मुहूर्त में। कौन सा काम हो रहा है अंतर्मुहूर्त में? स्थिति बंधापसरण, वो होता है प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में। और समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, तो जो विशुद्धि बढ़ रही है वो हर समय, और उसके कारण से जो प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि और हानि हो रही है वो भी प्रति समय। इस तरह से 4 आवश्यक कार्य अधः प्रवृत्तकरण में होते हैं। अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है? अधः प्रवृत्तकरण का काल कितना है कांता आंटी? अंतर्मुहूर्त के बाद अंतर्मुहूर्त काल के बाद क्या होता है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण होता है। अधः प्रवृत्तकरण का काल अंतर्मुहूर्त का है, वो काल पूरा होता है, उसके बाद में जीव अपूर्वकरण में प्रवेश करता है। अपूर्वकरण का क्या स्वरूप है? अपूर्वकरण का मतलब क्या? पूर्वकरण में समानवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। यानी जो हर समय है, हर समय वहां अपूर्व अपूर्व परिणाम पाए जा रहे हैं। किन्हीं भी 2 समय वाले जीवों के परिणाम वहां पर समान नहीं पाए जा रहे। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न 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 ही होते हैं। समान समयवर्ती के तो समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति वो अपूर्वकरण कहलाती है। इस अपूर्वकरण में जो पहले 4 आवश्यक अभी अधः प्रवृत्तकरण में थे वो तो कंटिन्यू हो ही रहे हैं। इसके अलावा और नए 4 काम अपूर्वकरण में प्रारंभ होते हैं। कौन से 4 काम होते हैं कविता जी? संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन। स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन को दूसरा नाम क्या दिया है, और दूसरा क्या शब्दों से कहते हैं अंकल? मेरा ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा। चलिए, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन को और दूसरे शब्दों में दूसरा नाम उनका क्या है आशा आंटी? स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। स्थिति खंडन को ही स्थिति कांडक घात कहते हैं और अनुभाग खंडन को अनुभाग कांडक घात कहते हैं। तो हमने अभी तक इन 4 आवश्यकों में से 3 की चर्चा कर ली है, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण और स्थिति खंडन। स्थिति खंडन कल हमने देखा था कि जितनी जितनी कर्मों की स्थिति है, जो मैक्सिमम स्थिति है, तो अधिक स्थिति को कम किया जाता है। कौन से कर्मों की अधिक स्थिति को कम किया जा रहा है? जो नए बंध रहे हैं उनकी, या जो पुराने बंधे हुए हैं उनकी? जो पुराने बंधे हुए हैं उनकी, सत्ता में स्थित जो कर्म है उनकी स्थिति को कम किया जा रहा है। कितनी, यानी अभी सत्ता में जो कर्म है उनकी टोटल स्थिति कितनी है उस जीव के पास में? मैक्सिमम स्थिति कितनी हो सकती है? जो जीव अभी अपूर्वकरण में प्रवेश कर चुका है उसके पास सत्ता में स्थित कर्मों की मैक्सिमम स्थिति कितनी हो सकती है स्नेहलता जी? 3 सागर से 9 सागर तक। 3 सागर से 9 सागर, ये कहाँ से आया? ने बताया था ना कुछ कि 3 सागर से 9 सागर तक घट सकती है, ऐसा कुछ। ये तो प्रायोगिक लब्धि की बात है और वो भी बहुत दिन पुरानी हो गई, यहाँ की तो बात नहीं है। अभी वर्तमान में उस जीव के पास में मैक्सिमम, कल तो बताई थी कितनी स्थिति हो सकती है, बोलिए दीपिका जी। जोर से बोलिए। अंत है, आपकी आवाज बहुत धीरे आती है। अंत है कोड़ा कोड़ी सागर, ये मैक्सिमम स्थिति उस जीव के पास में
हो सकती है, क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में जब पहुंचा था ना, तभी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति हो गई थी। और अब उतनी उस कम ही, क्योंकि स्थिति बंधापसरण अधः प्रवृत्तकरण में शुरू हो गया है, तो अब जो नए बंध रहे हैं वो और कम स्थिति को लिए हुए बंध रहे हैं, तो अधिक तो स्थिति हो ही नहीं सकती है। वो 3 से 9 सागर तो जो आप कह रहे हो वो तो एक प्रकृति बंधापसरण होता है, उसका टाइम है, वो तो पता नहीं आप कहाँ पहुंच गए हो, वो अलग चीज है, वो प्रायोगिक लब्धि की बात है, ठीक है ना। तो अभी अपूर्व करण में भी मैक्सिमम स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं। लेकिन जो प्रायोग्य लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हुई थी, उससे अभी बहुत कम हो गई है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही, लेकिन उससे कम हो गई है। अधः प्रवृत्त करण में भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी, उससे भी और कम हो गई है। और अपूर्व करण में प्रवेश किया उस समय जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, और अपूर्व करण का लास्ट टाइम आएगा। अपूर्व करण का काल कितना है टोटल? एक समय का है क्या अपूर्व करण का काल? एक समय का नहीं है, कुल काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त है मतलब असंख्यात समय है, असंख्यात समय है। और ये स्थिति कांडक घात होता है एक एक अंतर्मुहूर्त में, एक एक स्थिति कांडक घात, एक एक स्थिति खंडन होता है। तो एक जो टोटल अंतर्मुहूर्त काल अपूर्व करण का है, उस वो एक अंतर्मुहूर्त बड़ा है कंपैरेटिवली, और उसमें छोटे छोटे अनेक अंतर्मुहूर्त होते हैं। तो उस छोटे वाले एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक कुछ वर्षों की स्थिति का ग्रुप, उसको कांडक बोलते हैं, वो ग्रुप होता है। और उस स्थिति को, उन कर्मों के निषेकों को, ऊपर की स्थिति के जो निषेक हैं, उन ऊपर की स्थिति के निषेकों को नीचे की स्थिति के निषेकों में मिलाया जाता है। ऊपर के परमाणुओं को नीचे मिलाया जाता है, और ऊपर की वो स्थिति वहां कम हो जाती है, यानी टोटल स्थिति कम हो जाती है। तो वो कहलाता है स्थिति कांडक घात या स्थिति खंडन। जैसे समझ लीजिए कि अपन ने कुछ ऐसा जमाया, कोई चीज जमाई, एक के अंदर एक कटोरी रखी, गिलास रखी, ऐसा, या कोई बॉक्स रखे, डब्बे रखे एक के ऊपर एक, तो बहुत ऐसा ऊंचा लंबा ढेर हो गया। तो अपने को लगा ये गिर नहीं जाए, तो फिर अपन क्या करते हैं, थोड़े से उठा के इधर साइड में जमा देते हैं, उसी के पास में नीचे वाली लाइन में ही उनको मिला देते हैं। तो वो टोटल जो उनकी हाइट थी, वो टोटल हाइट क्या होती है, वो कम हो जाती है। ऐसे ही कर्मों की जो टोटल स्थिति थी, वो टोटल स्थिति में से कुछ जो सबसे अधिक स्थिति वाले, अभी अभी तक में जो सबसे अधिक स्थिति वाले कर्म हैं, उनके कुछ ग्रुप को उठाकर नीचे ले जाया जाता है। तो वो ऊपर की जो स्थिति है, ऊपर की हाइट है, हाइट मतलब उनकी स्थिति, वो कम हो जाती है। तो कर्मों की कुल स्थिति कम हो जाती है। हर अंतर मुहूर्त में ऐसी स्थिति कम 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 होती जाती है। तो अपूर्व करण के पहले समय से लेके और अंत समय तक ऐसे स्थिति खंडन कितने हो जाते हैं, अपूर्व करण के पहले समय से लेके और अंतिम समय तक इस तरह के स्थिति खंडन कितने सारे हो जाते हैं, कितने सारे हो जाते हैं, बोलिए अनिता आंटी। संख्यात हजार मार करेगा ना वो, संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी, थोड़ा उतने कोड़ी। वो उसमें, क्योंकि एक आवली एक समय से अंतर्मुहूर्त चालू होता है, उतनी आवलियां उसमें होती हैं, तो उतने वो स्थिति खंडन उसमें हो जाते हैं। देखिए ये सब अपन ने चर्चा कल कर ली थी। और इस स्थिति कांडक घात के बाद में फिर होता है अनुभाग कांडक घात या अनुभाग खंडन। संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी नहीं, संख्यात हजार ही स्थिति कांडक घात होते हैं। संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी तो आवलियां होती है, तो संख्यात हजार स्थिति कांडक घात एक करण में, एक अपूर्व करण के टाइम में संख्यात हजार स्थिति कांडक घात होते हैं, कोड़ा कोड़ी नहीं है उस। अब इसके बाद में नहीं, मतलब इसी के साथ में वो चलता है, लेकिन अभी समझने में अपन क्रम से समझ रहे हैं। तो इसके बाद जो काम हो रहा है वो है अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं?
कि सत्ता में स्थित जो पाप प्रकृतियां हैं, उन पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर अंतर मुहूर्त में अनंत बहुभाग नष्ट करना। स्थिति कांडक घात में क्या कर रहे थे? स्थितियों को कम कर रहे थे। अभी यहाँ क्या हो रहा है? अनुभाग कांडक घात या अनुभाग खंडन। तो इसमें अनुभाग को कम किया जा रहा है। तो कौन से अनुभाग को कम करें? सारे के सारे अनुभाग को कम कर दें। देखो, स्थिति कांडक घात में तो कौन से कर्मों की स्थिति को कम किया जा रहा था? पुण्य कर्मों की या पाप कर्मों की? स्थिति खंडन में किन कर्मों की स्थिति का खंडन किया गया था? पुण्य कर्म की, पाप कर्म की, या दोनों की? स्थिति, फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत कम लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि जिन लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उनके भी सही जवाब आ रहे हैं। स्थिति खंडन में किन कर्मों की स्थिति का खंडन किया जा रहा है? पुण्य कर्मों की, पाप कर्मों की, या दोनों की? बढ़िया, दोनों की। आशा आंटी, आपका जवाब बदल गया। दोनों की, ठीक है ना। वहां तो सभी कर्मों की स्थिति कम की जा रही है। 3 आयु उसमें एक्सेप्शनल है, वो अपवाद है, वो अलग है। बाकी सारे एक ही कैटेगरी में है, वो तो अपवाद है 3 आयु। तो वहां तो सभी कर्मों की स्थिति कम की जा रही है। अभी अनुभाग खंडन में किस कर्म का अनुभाग कम किया जा रहा है? पुण्य का, पाप का, कि दोनों का? अनुभाग खंडन में किसका अनुभाग कम किया जाएगा? पुण्य का, पाप का, कि दोनों का? अनुभाग खंडन में केवल पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम किया जाएगा, पुण्य का अनुभाग कम नहीं किया जाता। पुण्य का तो बढ़ रहा है ना प्रति समय अनंत गुना। वो तो पहले ही अध्याय प्रवृत्तिकरण में ही वो आवश्यक है कि प्रति समय पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ रहा है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम हो रहा है। तो वहां जो हो रहा है और यहाँ जो हो रहा है, क्या अंतर है? अध्ययकरण में देखो, अध्ययकरण तो चलेगा, चलता रहेगा, वो छूटेगा नहीं। आप सोचो कि वो तो पूरा हो गया, बार बार में अध्ययकरण में आ रहे हैं, कंपैरिजन करना पड़ेगा। अध्ययकरण में क्या काम हो रहा था? अध्ययकरण में काम हो रहा था समय समय पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घट रहा है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम नया कर रहे हो आप? यहाँ पे अनुभाग को फिर से कम कर रहे हो, तो वो तो वही हो रहा था ना काम। प्रश्न समझ में आया? जो काम अध्ययकरण में हो रहा था वही काम आप अपूर्वकरण में कह रहे हो। फिर क्या नया काम हो रहा है? यहाँ अनुभाग खंडन कह रहे हो, यहाँ भी अनुभाग कम कर रहे हो, वहां भी अनुभाग कम कर रहे थे। तो क्या नया हो रहा है? बोलिए विनीता। हाँ जी, अपूर्वकरण में सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियों का अनुभाग कम होगा और अध्यय प्रवर्तकरण में नई बनती हुई प्रकृतियों का अनुभाग कम बनता हुआ बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये ऐसा, ये मतलब ख्याल में आना चाहिए, और ऐसी बातें भले ही लिख के रखिए आप लोग कि अब अध्ययकरण में जो हो रहा था ना, हर समय पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है। तो वो जो नई बंध रही है ना, जो नई बंध रही है, तो नई बनती हुई का वहां हर समय और बढ़ता हुआ या पाप प्रकृतियों का घटता हुआ वहां काम हो रहा था नवीन बंध वाले में। अभी यहाँ जो काम हो रहा है, ये किस में हो रहा है? यहाँ जो काम हो रहा है वो सत्ता में स्थित जो पुराने कर्म रखे हैं उनके अनुभाग पे काम हो रहा है। जैसे अपूर्व करण में जो स्थिति पे काम हो रहा था, स्थिति खंडन हुआ, वो कौन से कर्मों की स्थिति का खंडन हो रहा था? सत्ता में स्थित जो स्टॉक में रखा है। अपूर्व करण में जो काम हो रहा है ना, वो अब किस पे हो रहा है? वो स्टॉक पे जो पुराना रखा है। पहले तो नए वाले को सेटल किया था अध्ययकरण में, तो नया आना, प्रति समय स्थिति कम 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 स्थिति बंधापसरण, और जो अनुभाग बंध रहे हैं वो भी प्रति समय पाप का कम पुण्य का अधिक। तो वहां अध्यय प्रवृत्तकरण में तो जो नए बनते हुए नया जो आश्रय हो रहा है, नया जो बंध हो रहा है,
उनको सेटल किया था, और वो सेटल हो गया, तो अब ये तो सेटल हो गया नया आने वाला, अब इनको देखो जो पहले से पड़े हैं। तो अपूर्वकरण में आके क्या किया कि अब ये जो पहले से पड़े हैं अब इनको ठिकाने लगा रहे हैं एक एक करके। तो उनकी सत्ता में स्थित कर्मों की स्थितियां कम की, वो स्थिति खंडन हुआ। और यहाँ सत्ता में स्थित कर्मों का अनुभाग कम किया जा रहा है। कौन से कर्मों का अनुभाग कम किया जा रहा है? पाप प्रकृतियों का। पुण्य का अनुभाग कम नहीं किया जाता है। देखो पुण्य तो अपने आप, जब शुद्ध भाव में जीव पहुंचता है तो पुण्य अपने आप छूटता है। पाप को तो बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है। पुण्य पाप धर्म 3 चीजें हैं। अशुभ शुभ और शुद्ध भावों की तरफ से देखो 3 चीजें हैं। तो अशुभ भाव को या पाप को तो बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, त्याग किया जाता है। पाप का तो त्याग किया जाता है। लेकिन पुण्य भी हे है मतलब पुण्य भी छोड़ने योग्य है, छूटता है। पर पुण्य को चला के ऐसे त्याग नहीं किया जाता है। जैसे हमने हिंसा का त्याग किया, झूठ बोलने का त्याग किया, तो ये तो पाप का त्याग किया। और झूठ बोलना पाप है, सच बोलना पुण्य है ना। तो अब हम ऐसा भी करेंगे, पुण्य भी है तो हम सच बोलने का भी त्याग करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब जीव अपने स्वरूप में समाता है, जब वचन गुप्ती होती है, जब वो शुद्ध भाव होता है, तो वो सच बोलना, वो बोलने का व्यवहार ही अपने आप ही छूट जाता है। तो पुण्य को ऐसा बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता है। जब पुण्य से आगे बढ़ते हैं, जब धर्म में पहुंचते हैं, शुद्ध भाव में पहुंचते हैं, तो वो शुभ भाव अपने आप छूट जाता है। इसका नाम है पुण्य हे है। पुण्य हे है का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हमने पाप को छोड़ा नियम लेके, ऐसे पुण्य को भी अब हम आज से नियम लेते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करेंगे क्योंकि पुण्य भी हे है। ऐसा नहीं छोड़ा जाता है। पाप का तो नियम लिया जाता है कि आज से हम, अब भादवा लग गया है तो हम ये नहीं खाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, जो भी। वो पाप को तो छोड़ा जाता है, पुण्य को छोड़ा नहीं जाता है। पुण्य छूटता है। और पुण्य छूट जाता है कब? जब धर्म की प्राप्ति होती है, जब शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। इसी को कहते हैं कि पुण्य हे। दोनों एक से हे नहीं है। पाप को तो छोड़ना पड़ता है चला के। तो ऐसे ही यहाँ पाप का अनुभाग तो कम किया जा रहा है, और पुण्य का अनुभाग वो अभी तो बढ़ रहा है। और वो अपने आप पुण्य खत्म होगा जब सारे कर्मों का अभाव होगा, जब सत्ता से नाश होगा, तो पुण्य प्रकृतियां भी फिर स्थिति अनुभाग और वो भोग भोग के उदय में आके जैसे भी वो खत्म होंगे। तो अभी तो किसको कम करना है? अभी तो पाप के अनुभाग को कम करना। तो अनुभाग कांडक घात में क्या होना है कि जो सत्ता में स्थित अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कम करना। देख लीजिए यहाँ रत्नगण शावकाचार में 61 नंबर पेज पे लास्ट लाइन है। अनुभाग कांडक घात के लिए 61 नंबर पेज की अंतिम पंक्ति है। पहले बांधी हुई, देखो लिखा पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली। पहले बांधी हुई मतलब वो सत्ता में है, उसी को क्लियर करके दो बार मतलब दोनों तरह से लिखा है। पहले बांधी हुई है इसका मतलब ये है वो सत्ता में है। तो पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग घटाना वह अनुभाग खंडन है। अंतर समझ में आ रहा है? ऊपर देखो स्थिति खंडन वाली, पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली, यहाँ तक की लाइन सेम है। और फिर क्या है? ऊपर लिखा है कर्म प्रकृतियों की स्थिति का घटाना, और यहाँ लिखा है एक शब्द ज्यादा है, अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग घटाना। तो ऊपर जो स्थिति खंडन था वहां तो सारी कर्मों की प्रकृतियों की स्थिति को खंडित किया जा रहा था। आयु तो वैसे भी अलग ही छोड़ रखी है 7 कर्मों में से, ये तो काम सारा 7 कर्मों में हो रहा है। इसलिए सारी पाप प्रकृतियों की स्थिति को घटाना वो स्थिति खंडन है। और सत्ता में रहने वाली केवल अशुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग घटाना वह अनुभाग खंडन है। मतलब या इनमें परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी, सामान्य स्वरूप भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट बात है, पहली बात ये जो अनुभाग खंडन हो रहा है वो सत्ता में स्थित प्रकृतियों में हो रहा है। दूसरी बात अशुभ अप्रशस्त प्रकृतियों में ये काम हो रहा है, प्रशस्त प्रकृतियों में नहीं हो रहा। यानी ऐसे हम कंपैरिजन करके देखते हैं ना,
अधःकरण में जो कहा था वहां में और अपूर्वकरण में जो कहा, इन दोनों में क्या अंतर है? या फिर स्थिति खंडन कहा और अनुभाग खंडन कहा, तो इन दोनों में क्या अंतर है? मेन बेसिक अंतर तो ये है ही कि स्थिति खंडन में स्थिति का खंडन किया है, अनुभाग खंडन में अनुभाग का खंडन किया है। लेकिन स्थिति खंडन वो सारी कर्म प्रकृतियों का, सातों कर्मों की सारी प्रकृतियों में हुआ है, और अनुभाग खंडन केवल पाप प्रकृतियों के अनुभाग में हुआ है। तो ऐसा आप लोग अगर नोट्स मेंटेन करें, मैं तो क्या है कि पढ़ा देती हूँ, लेकिन ये पॉइंट लिख लें कि ऐसा अपन लिख सकते हैं, तो कभी आप जब नोट्स बनाएं ढंग से, तो ये अंतर कि इनमें आपस में क्या अंतर है, वो अंतर अपन लिख सकते हैं। देखिए आगे, इसी को अब समझते हैं अपन पीपीटी से, किस तरह से अनुभाग कांडक घात होता है। देखिए, ये कर्म के अनुभाग के लिए, स्थिति के लिए सीधा ट्रायंगल बनाया जाता है, और अनुभाग के लिए अनुभाग को इस तरह से आड़े रूप में दिखाया जाता है। तो ये कर्मों का अनुभाग है, और जिधर ये कम दिख रहा है, तिकोना है, उस तरफ तीव्र अनुभाग होते हैं, और जिधर ज्यादा ये चौड़ाई दिख रही है उस तरफ हल्का अनुभाग दिखाया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं बोर्ड पे बताती हूँ आपको। अनुभाग को इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे घातिया कर्मों का अनुभाग किस रूप में होता है, या तो वो लाइनें वैसे बराबर बना दी है, वो बराबर भी नहीं होती है। इस तरह से ही होता है, थोड़ा रेशो भी इनका। घातिया कर्मों का अनुभाग किस रूप में होता है, क्या नाम है उसका? बोली पद्मा जी। लता, दारू, अस्थि, शैल। बढ़िया, हल्के से बढ़ता हुआ 3 से अधिक अनुभाग, लता, दारू, अस्थि और शैल। और अघातिया में पाप प्रकृतियों का अनुभाग कौन कौन सा होता है? अघातिया में पाप प्रकृतियों का अनुभाग, ये तो घातिया में हुआ, अघातिया की पाप प्रकृतियों का अनुभाग। रेणु जी। नीम, कांजीर, विष, हलाल। नीम, कांजीर, अंजीर विष और हलाल। ठीक है, तो दोनों का अपन एक साथ देख लिया, क्योंकि ये घातिया तो सारी ही अप्रशस्त हैं, पाप रूप हैं, और अघातिया में जो पाप रूप है उनका भी अनुभाग ये 4 प्रकार का होता है। तो जो इस तरफ जो ये लास्ट में है, ये अनुभाग सबसे तीव्र वाला होता है। ये जो डायग्राम इस तरह से बनाया है, तो सबसे अधिक अनुभाग वो इधर है। तो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग पहले तो चतुस्थानीय था, चतुस्थानीय को द्विस्थानीय किस प्रकार से कर रहे हैं? वो चतुस्थानीय द्विस्थानीय इस प्रकार से हो रहा है कि ये जो अधिक अनुभाग है, इनमें से ऐसा बड़े बड़े टुकड़े लेकर और फिर उनको इधर कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में भेजा जाता है। तो जैसे हमने स्थिति पूरी ऊपर से खाली की थी, ऐसे ये इतना पोर्शन लिया और एक अंतर मुहूर्त में इधर का अनुभाग इधर 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 ऐसे ट्रांसफर किया, और फिर एक अंतर मुहूर्त बाद क्या होता है कि ये पूरा इधर से खाली हो जाता है, ये हिस्सा गायब हो जाता है, अनुभाग उतना कम हो जाता है। फिर अगले अंतर मुहूर्त में इधर से एक हिस्सा उठाते हैं और फिर इधर 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 कम अनुभाग वाले में उसको भेजा जाता है। भेजा जाता है तो क्या होता है, इसका अनुभाग बढ़ जाता है क्या, कि ये कम अनुभाग वाले में जाके मिल रहा है ना, तो ये जो अधिक अनुभाग था वो कम अनुभाग हो जाता है, उसका अनुभाग कम हो जाता है, उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। इसमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो उसमें आके मिलते हैं परमाणु, तो कोई खास उसमें फर्क पड़ता नहीं है। मैम, आपने स्थिति कांडक घात में जो ट्रायंगल बनाया था उसमें आप बोले कि ऊपर की स्थिति और नीचे की स्थिति में कोई फर्क नहीं है कर्मों की।
मेरे को अनुभाग जो में। समझ में आया, मुझे समझ में स्थिति आया। में फर्क नहीं है, नहीं उन आपका प्रश्न ये था कल कि नीचे कम अनुभाग ऊपर अधिक अनुभाग या ऐसे आप बता रहे थे, तो वो तो थे निषेक, वो तो थे स्थिति की अपेक्षा। तो वो जो इस तरह का था ना, तो चाहे ये निषेक लग बने हुए हैं, तो चाहे ऊपर का निषेक हो चाहे नीचे का निषेक हो, तो ऊपर के निषेक में अनुभाग अधिक और नीचे के निषेक में अनुभाग कम, या नीचे में अनुभाग ज्यादा ऊपर में कम, ऐसा नहीं होता। वो तो चारों तरह का अनुभाग, हर निषेक में चारों तरह का अनुभाग होता है, हर निषेक में ये चार चार तरह का अनुभाग है। अब इसमें से एक एक निषेक का जो अनुभाग है उसको लेके ये बता रहे हैं। एक तो निषेक में मतलब एक एक निषेक में जो मतलब जो ज्यादा ये जो अप्रशस्त प्रकृतियों के जो ज्यादा अनुभाग वाले हैं, जो वो खाली उनका खाली वो हो रहा है क्या, अनुभाग का क्षय हो रहा है क्या, हर निषेक घात में, हो रहा है? अब सुनिए, हर निषेक में जो शैल वाले अनुभाग हैं या अस्थि वाले अनुभाग हैं या हलाहल और विष वाले अनुभाग हैं, तो पहले हलाहल वाले जो अनुभाग हैं वो इधर नीम कांजी रूप होंगे, इधर जो शैल वाले अनुभाग हैं वो लता दारू रूप होंगे, तो वो अधिक अनुभाग कम हो रहा है। ऐसे करते करते वो 2 स्थान पूरे खाली हो जाएंगे। 4 स्थान थे ना, 4 से वो द्विस्थानी रह जाएगा। पहला काम तो ये होगा चतुस्थानी से द्विस्थानी होना, और जब ये द्विस्थानी हो गया उसके बाद क्या होगा कि द्विस्थानी हो गया, ये द्विस्थानी ही बचा, नीम कांजीर और लता दारू रूप ही बचा। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद भी ये हर समय ये काम हो रहा है, तो कांजीर में भी कम 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 कम, हर अंतर्मूर्त में ये कम कम होता जाएगा ऐसा। वो फिर वो थोड़ा सा भाग कांजी का रहेगा और इसका मतलब रहेगा ही। हाँ हाँ, देखिए इसको अपन इधर डायग्राम से देखते हैं। जितने अनुभाग का नाश करना है अग्रभाग के, उतने अनुभाग के स्पर्धकों को हीन अनुभाग के स्पर्धकों में दिया जाता है। देखिए ये 2 शब्द आते हैं, अभी पिछले अपन ने स्थिति वाली जो बात पढ़ी थी उसमें निषेक शब्द हम यूज में ले रहे थे, यहाँ स्पर्धक शब्द यूज में ले रहे हैं। तो स्थिति के लिए निषेक यानी निषेक वर्ड है वो स्थिति को बताने वाला होता है, और स्पर्धक जो शब्द है वो अनुभाग को बताने वाला होता है। अनुभाग बताने के लिए स्पर्धक शब्द यूज में लिया जाता है, स्थिति बताने के लिए निषेक। अभी इतना समझ लीजिए, बाकी उसकी डिटेल कभी बाद में करना नहीं मतलब विशेष पढ़ेंगे तब देख लीजिए। एक अंतर्मुठ में सारे स्पर्धकों को हीन अनुभाग में देने पर अधिक शक्ति वाले स्पर्धक समाप्त हो जाते हैं। ये किस तरह से होता है, ये ऐसा, ये अधिक शक्ति वाला था, एक अंतर्मूर्त में इतना ये एक पूरा कांडक लिया और इसको खत्म कर दिया, इधर आगे मिला दिया कम शक्ति वालों में, तो क्या हुआ सेकंड अंतर्मूर्त में ये ऐसा हो गया। फिर सेकंड अंतर्मूर्त में फिर इतना एक पार्ट लिया और इसको इधर कम शक्ति वाले अनुभाग में मिला दिया, तो तीसरे अंतर्मूर्त में ये इस तरह का हो गया। फिर तीसरे अंतर्मूर्त में इतने पार्ट को लेंगे और कम शक्ति वाले में मिला देंगे, तो चौथे अंतर्मूर्त में ये इतना बचेगा, केवल इतना। तो ऐसा लग रहा है आपको, तो ये तो 5वें अंतर्मूर्त में पूरा खाली हो जाएगा। अब यहाँ बताने के लिए चित्र में ऐसा दिखाया है, लेकिन हर अंतर्मूर्त में इतना इतना कम होने पर भी अनुभाग बचा रहता है, द्विस्थानीय तो रहता ही है। आप प्रकृतियां हैं द्विस्थानीय, उनका फिर भी बचा ही रहेगा। जैसे हर अंतर्मूर्त में स्थितियां कम 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 हो रही हैं स्थिति कांडक घात में, फिर भी अपूर्वकरण के अंतिम समय में कितनी स्थिति बचेगी टोटल? स्थिति अपन पढ़ के आ गए ना, इसलिए स्थिति से प्रश्न पूछ रहे हो, आपको उससे अनुभाग समझ में आएगा। हर अंतर्मूर्त में, अपूर्वकरण के हर अंतर्मूर्त में स्थिति कांडक घात हो रहा है, स्थिति कम हो रही है, तो पहले समय से चालू हुआ और अंतिम समय तक ये काम चल रहा है अपूर्वकरण के, तो अपूर्वकरण के अंतिम समय में कितनी स्थिति बचेगी, उस जीव के पास मैक्सिमम कितनी स्थिति बचेगी या मिनिमम कितनी स्थिति बचेगी अपूर्वकरण के अंतिम समय में? पहले तो ये बताओ, अपूर्वकरण प्रारंभ हुआ था तब कितनी स्थिति थी उस जीव के पास में? बोलिए वंदना भाभी।
अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी, ठीक है। अपूर्वकरण स्टार्ट हुआ तब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी। अब अपूर्वकरण पूरा हो रहा है, उसका काल अंतिम समय आया, तो अंतिम समय आया तब उसके पास कितनी स्थिति बचेगी मीना चाची? संख्यात गुणा कम हो जाएगी। अभी कितनी कम हो जाएगी नहीं पूछ रही हूँ, कितनी बचेगी ये पूछ रही हूँ। मैं जरा गणित में कमजोर हूँ, आप मुझे घटाने का काम मत दो, आप तो घटा घट के बताओ कितनी बचेगी। वो नहीं बात। हाँ भाई प्रीति बोलोगे? सुन रही हो ध्यान से? भाभी मैंने अभी ज्वाइन किया था, मुझे ठीक है, मुझे लग रहा था। बोलिए सुमन जी। 1 करोड़ सागर की स्थिति घटती। कविता जी। 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। हाँ मतलब क्या हुआ, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही रहेगी, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही रहेगी। पहले समय में भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर थी, और स्थिति खंडन होते होते भी अंतिम समय पर भी रहेगी कितनी? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम नहीं हो सकती है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही रहेगी। वो तो वहां जब शपथ श्रेणी का आरोहण होगा वहां जाके फिर वो कम होगी, अभी तो उतनी ही रहनी है, ठीक है ना। ऐसे ही, ये समझ में आई बात? ऐसे ही अपूर्वकरण के पहले समय में अनुभाग कितना था? द्विस्थानीय, द्विस्थानीय हो गया था ना अध्याकरण में ही, पाप प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय से द्विस्थानीय हो गया था। तो पहले समय में अनुभाग द्विस्थानीय था, अब उसमें भी हर समय अनुभाग कम 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 कम, हर समय नहीं, हर अंतर्मूर्त में अनुभाग कम 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 होता जा रहा है। देखो एक बार आपको बता दिया है कि ये जो अनुभाग कम होना और स्थिति कम होना वाली जो काम है ना, ये अंतर्मूर्त में होता है, पर कभी कभी बोलते बोलते वो समय भूल जाता है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगर कुछ लिख रहे हैं ऐसा, वो कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, तो समय समय बोलने में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो अनुभाग कम होने का काम हो रहा है हर अंतर्मूर्त में, वो कितने बार, यानी एक अपूर्वकरण के काल में कितने अंतर्मूर्त हो जाएंगे? ये अनुभाग कम होने में बहुत सारे अंतर्मूर्त होंगे, छोटे छोटे। तो भी अपूर्वकरण के पहले समय में द्विस्थानीय था, और अंतिम समय में कितना रह जाएगा? एक स्थानीय हो जाएगा क्या? कि नहीं, द्विस्थानीय ही रहेगा, अनुभाग तो उतना ही रहेगा, लेकिन उस द्विस्थानीय में भी मतलब कितना वेरिएशन है, आप समझो कितना वेरिएशन है उसमें ही, कि कम होते होते भी अभी वो इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो अपने को चित्र में हमको ऐसा दिखा रहे हैं हम कि भाई ऐसा लग रहा है चौथे टाइम में, चौथे अंतर्मूर्त में तो पूरे एक खत्म ही हो जाएगा, खलास, ऐसा जीरो अनुभाग, जैसे जीरो बैलेंस हो जाता है, ऐसा जीरो अनुभाग हो जाएगा किसी का। जीरो नहीं होएगा, अनुभाग भी स्थानीय ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वो कम कम घटता हुआ हो गया। ये वही अभी बताया मैंने आपको कि स्थिति बताने के लिए निषेध कहा जाता है और अनुभाग बताने के लिए स्पर्धक कहा जाता है। एक अनुभाग खंडन में अंतर्मूर्त काल लगता है, यानी एक अनुभाग कांडक घात होता है, अनुभाग का खंडन होता है, उसमें अंतर्मूर्त काल लगता है, यानी ये जो काम हो रहा है हर समय नहीं हो रहा, हर अंतर्मूर्त में ये काम होता है। सत्ता के सर्व अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात होता है, सत्ता में जितने भी सर्व, जितने भी पाप प्रकृतियां हैं, सबका अनुभाग घात होता है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता है। जो पुण्य पाप प्रकृतियां हमने तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में पढ़ी हैं, उनका जो विभाजन पड़ा है, वही विभाजन यहाँ पे लागू पड़ेगा। तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता है। एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं, यानी एक बार स्थिति कांडक घात हो रहा है, एक स्थिति कांडक घात हो रहा है एक अंतर्मूर्त में, उस एक अंतर्मूर्त वाले टाइम में अनुभाग कांडक घात कितने हो रहे हैं? हजारों, यानी अनुभाग खंडन की स्पीड कितनी ज्यादा है? इस एक स्थिति कम हो रही है, एक स्थिति का जो लॉट, जो ग्रुप कम हो रहा है, उतनी देर में अनुभाग हजारों बार अनुभाग
कम हो गया है। एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें नियम है कि मतलब इसका मतलब क्या है कि स्थिति कांडक घात में अधिक समय लग रहा है कंपैरेटिवली, अनुभाग कांडक घात में कम समय लग रहा है। इसलिए जितनी देर में, जैसे कल वो घड़ी की सुइयां बताई थी, उसी उदाहरण को अपन यहाँ पे दूसरी तरह से ले लो कि एक बार घंटे की सुई घूमी, घंटे की छोड़ दो ही चाहिए ना अपने को, एक बार मिनट की सुई पूरी एक राउंड लगाई, 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पे गई, उतनी देर में सेकंड की सुई कितनी बार घूम गई, सेकंड की सुई कितनी बार घूम गई। तो ऐसे ही एक बार स्थिति का खंडन हुआ, उतने में अनुभाग का खंडन इतनी बार, हजारों बार वो अनुभाग का खंडन उतनी देर में हो जाता है। मैम इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिति ऊपर से नीचे आ रही है और कर्म को झड़ने में तो टाइम ही नहीं लगती, अगर विशुद्धि हो गई भावों की तो कर्म तो धमाधम जाएंगे। देखो अभी कर्म ऐसे सत्ता में ऐसे नहीं कम हो रहे हैं, अभी तो मतलब पूरे जड़ से खत्म नहीं हुए हैं कर्म। हाँ, जो झड़ने की जो स्पीड है वो बोल रही हूँ मैं, हाँ, मतलब हाँ, बहुत जल्दी कर्म झड़ेंगे। बहुत देर नहीं लगती, मोक्ष जाने में बहुत देर नहीं, सारे कर्मों का अभाव होने में मिनट्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, वही बोल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है। बस मतलब पहले पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा स्थिति को ऊपर से नीचे लाने में, और कर्म को उसमें ही मतलब विशुद्धि बढ़ती जाएगी, ये पूछ रही हूँ मैं। ये देखो स्थिति को ऊपर से नीचे लाने में ज्यादा पुरुषार्थ तो वो एक साथ हो ही रहा है उसमें, लेकिन स्थितियों को आने में समय अधिक लगता है, स्थितियों को घटने में समय अधिक लगता है, अनुभाग जल्दी जल्दी घट रहा है, ऐसा समझना। पर वास्तव में तो ये सब जो कर्मों में जो भी काम हो रहा है, कर्म जो नष्ट हो रहे हैं, कर्मों को नष्ट करने में, नष्ट होने में बहुत देर नहीं लगती है। केवल एकमात्र देरी है अपने को अपने अंतर्मुख होने की, अपनी दिशा बदलने की। एक बार जीव अपने में एकाग्र हुआ, अपने में स्वरूप सन्मुख हुआ और उसी में लीन हो गया, तो केवल अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है। बस अंतर्मुहूर्त में सारा काम, सारे गुणस्थान पार हो जाते हैं अंतर्मुहूर्त में, पूरे के पूरे जितने। इसलिए बहुत ज्यादा देर ये कर्मों के इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन उससे भी अधिक ताकतवर, बलवान, शक्तिमान वो कौन है कि ये अपना एक समय का आत्म सन्मुख परिणाम, उसमें इतनी शक्ति है और उसमें लगातार लीन हो जाए अंतर्मुख, तो ये सारे कर्म सब खंडन 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 सब नष्ट हो जाते हैं तुरंत। इसलिए जीव की शक्ति के आगे कर्म कुछ नहीं है। ये तो कर्म फिर बंधे क्यों हैं कि अपने स्वरूप को भूल गए हैं ना, शक्ति को भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने बांध लिया है। नहीं, कर्मों की क्या ताकत जो जीव को बांध सके। जीव एक और कर्म कितने हैं हर समय आने आकर बांधने वाले, प्रति समय अनंत परमाणु आ रहे हैं, तब जाके तब भी ऐसा नहीं बांध पा रहे हैं कि वो छूट ही नहीं सके। जैसे ही स्वरूप सन्मुख होता है छूट जाएगा। बोलिए सर। बहुत सारे लोगों को देखा है ध्यान पर बहुत बल देते हैं, लेकिन आपकी आवाज बंद हो गई, इनका नेटवर्क गया शायद। किसी को आ रही है इनकी आवाज? इनका नेटवर्क गया। चलिए विनीता आंटी बोलिए, समय भी हो गया आपका। दीदी ये बात पूछनी है कि प्रति समय प्रत्येक जीव का एक ही परिणाम होता है। अब ये तीनों करणों में ना कहकर एक अपूर्ण करण में ऐसी बात कही, अनेक जीवों की अपेक्षा असंख्यात गुणे परिणाम होते हैं, तो ये बात अध्याय प्रवर्त करण में नहीं है लिखी, तो एक ही में अपूर्ण करण में लिखी है ये बात। अनेक जीवों की अपेक्षा संख्यात गुणे परिणाम होते हैं, क्योंकि वो अपूर्ण परिणाम होंगे। मैं आपको ये किताब की बात की दोबारा पढ़ के बोल रही थी, और अध्याय प्रवर्तकरण में नहीं लिखी है बात, और अध्याय प्रवृत्तिकरण में भी परिणामों की संख्या तो उतनी असंख्यात ही है, हर समय के अलग अलग परिणाम हैं, लेकिन वहां मैच हो पा रहे हैं। वहां अंतर ये है, वहां परिणाम मैच हो पा रहे हैं,
ऊपर नीचे के समयों में। यहाँ वो ऊपर नीचे के समयों में मैच नहीं हो पा रही, अंतर इतना है। इसी बात की वजह से आप पूर्णकरण में लिखे हैं संख्यात गुणे परिणाम, अध्याय परिवर्तन में नहीं लिखे, अनिवृत्तिकरण में भी नहीं लिखे, एक ही जगह लिखा है। और यही लिख दिया अगली लाइन में, अनेक जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोग गुणे परिणाम होते हैं अपूर्वकरण में। और अध्याय परिवर्तन में भी नहीं लिखा, अनिवृत्तिकरण में नहीं लिखा। मैंने सोच तो यही लिया क्योंकि वहां अपूर्व परिणाम कहे हैं, किस वजह से हो, है ना, यही बात है। बस मेरे को ये समझना था अंदर से। चलिए और चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है।